make it hurt. Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज होने वाला है केमिस्ट्री का पहला और आखिरी चैप्टर जो हमारा टर्म वन वाला, क्योंकि सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है और बहुत ही सिंपल चैप्टर, और इसमें भी जो मैक्सिमम पार्ट था थोड़ा डिफिकल्ट वाला वो भाई उड़ा दिया गया तुम्हारे सिलेबस से, तो कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आराम से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही सिंपल रहने वाला। बट उसके पहले अगर तुम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे भाई तो प्लीज क्या कर रहे हो, मेक श्योर जितनी जल्दी हो सके क्या मतलब नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको क्लिक करके ग्रे कर दो और पास में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे कोई नया वीडियो आता है। और साथ में अगर तुम लोग नहीं नया आए, मतलब तुम लोग नहीं पता इस चैनल की वाइब क्या, तो मैं तुम लोग बता दूं इस चैनल की वाइब ये है कि यहाँ पर है ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर हम ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं और मस्ती मजाक का बाय प्रोडक्ट है कि हमारी पढ़ाई भी हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती है, पर कुल मिला के इसका टारगेट ये है कि तुम लोगों को पता ना चले कि तुम पढ़ रहे हो, तुम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम मस्ती कर रहे हो, पर ऐसे ही ऐसे में तुम्हारी जो पढ़ाई है वो हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। आज हम करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखेंगे हमारे आसपास जो मैटर है वो कितना पवित्र और कितना अपवित्र है, कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। उसके पहले अगर तुम लोगों को नोट्स डाउनलोड करना है इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम लोगों को कहां से डाउनलोड कर सकते हो। हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स, बहुत सुंदर तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, हाथ से लिखित नोट्स हैं। मैंने उसमें अपने चित्रकारी दिखाई है, मतलब मैंने लिखा नहीं है, मेरे राइटिंग इतने अच्छे नहीं है, पर हाँ वो जो पूरा कंटेंट है वो इसी के बेसिस पे थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के दिया हुआ है। साथ में अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया @पढ़ले तो मेक श्योर कि जितनी जल्दी हो सके फॉलो कर लो, जाके इंस्टाग्राम पे अभी के अभी कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वहां पर आते रहते हैं। और साथ में अगर तुम लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया @कौन पढ़ना इंस्टाग्राम के ऊपर तो जाकर मुझे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेटिव रील्स डालने वाला हूं। तो मैंने से तुम लोग बताया मैं कोई इसे हवाई बातें नहीं करता हूं, जो भी बातें करता हूं वो ऐसे करता हूं कि भाई मतलब प्रैक्टिकल हो, ठीक है, और कर ही जा सके, मतलब जो हो सकता है वो हो सकता है और जो नहीं हो सकता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इसे चिंगारी निकाल के पूरा खेत जला दो, वो वाला एग्जांपल कभी नहीं देता मैं, पर कुल मिला के जो हम बातें करते हैं ऐसी रहती कि थोड़ी प्रैक्टिकल हो और थोड़ी समझ में आए कि एक साल बाद भी लगे कि हाँ भाई एक साल पहले जो उस व्यक्ति ने बोला था थोड़ी काम की चीज थी। तो 15 20 30 सेकंड की जितने भी वीडियोस बनते हैं वहां पर वो आते रहेंगे। अब से पढ़ले वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। और साथ में स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है। पहले तुमको बता दो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। जल्दी से जल्दी हमको 50,000 सब्सक्राइबर सेट करना है। तो अभी का जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो है 35,000 सब्सक्राइबर्स का। जितने भी दोस्तों को शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि भाई जो कंटेंट हो बिल्कुल गोल्ड आ रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा प्रीशियस कंटेंट अपलोड हो रहा है इतने शानदार तरीके से, ऐसा कोई लेक्चर वाली फील नहीं आ रही है तुमको, ऐसी हंसी मजाक थोड़े से हाई एनर्जी के साथ में तुम लोगों को सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो उसकी थोड़ी सी अगर तुम वो कर दो, बखत बढ़ा दो शेयर करके, तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल कंफ्यूज ना, जितना मैं तुम लोगों को बता रहा हूं उतना सुनते जाना, उससे ज्यादा, क्योंकि देखो इस चैप्टर में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे केमिस्ट्री के साथ में ये है कि हमारा केमिस्ट्री उल्टा लिखा हुआ है। मतलब जो पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर है एक्चुअली वो चौथे को पहला होना था, तीसरे को दूसरा होना था, मतलब कि 4 3 2 1 में चलना था हमको, तब जाके हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते। बट कोई बात नहीं, जैसा दे रखा है कुछ सोच समझ के दिया होगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम नीचे से चलते कि पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करते, फिर ये चैप्टर करते जो हम करने वाले, और फिर फर्स्ट चैप्टर जो कि अब डिलीट हो चुका, अगर ये करते हैं तो एक बेटर तरीका रहता सॉल्व करने का। पर खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तो सब्सटेंसेस चेक करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहली बात, चैप्टर बहुत सिंपल है, इसके अंदर बस 2-3 चीजें ही हैं और उसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले सब्सटेंसेस क्या होता है, देखो सब्सटेंसेस क्या होता है, कांट बी ब्रोकन डाउन विद फर्दर फिजिकल प्रोसेसेस। मतलब कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर विद फिजिकल, मतलब तुम लोगों ने किसी चीज को इतना तोड़ दिया कि अब जो आखिरी में जो एक एटम बचा हुआ है, जो बिल्कुल छोटी सी चीज बची है, उसको हम और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तोड़ मरोड़ के। मतलब किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि भैया ये कॉपर की बोतल है, अब इस कॉपर की बोतल जो है छोटे छोटे कॉपर एटम से बनी हुई है, और मैंने इसमें से एक कॉपर का एटम निकाला, ठीक है, एक कॉपर का एटम निकाला। अब उस कॉपर के एटम को मैं फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकता ना फिजिकल प्रोसेसेस से, मतलब उसको और से तोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, उसको तोड़ दूं, जला दूं, कुछ भी कर दूं, मैं ऐसे कुछ भी कर लो, नहीं टूट सकता, ठीक है भाई। कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, ठीक है, और उन्हीं छोटे छोटे कॉपर से कॉपर की बोतल बनी हुई है। तो कॉपर जो छोटा सा एटम है या जो बिल्कुल छोटा सा पीस है कॉपर का, उसको मैं फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकता हूं। तो ऐसी चीजों को मैं क्या बोलता हूं, सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे लेट्स से दिस, ये क्या है, गोल्ड, सोना। तो गोल्ड अब और गोल्ड है, ठीक है, एयू रिप्रेजेंट करते गोल्ड। तो अब ऐसे गोल्ड को मैं बहुत बहुत काट सकता हूं, पर उसका जब फाइनल एटम मेरे पास में आ जाएगा तो मैं एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब मैं गोल्ड को और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। तो गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड एक सब्सटेंस हुआ जिसको हम और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते विद फिजिकल प्रोसेसेस। ब्रेकडाउन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब उसको तोड़ते जाना या फिर उसको काटते आना, नहीं। ब्रेकडाउन करने का मतलब उसको और
उसके अंदर घुसना। जैसे कि एटम है, तो अब एटम के अंदर माना मैंने कि भैया इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पर क्या फिजिकल प्रोसेस से तुम कर सकते हो कि तुमने ऐसे थोड़ा खींचा तो इलेक्ट्रॉन हाथ में आ गया, क्या बात है इलेक्ट्रॉन, फिर थोड़ा सा और खींचा तो ये देखो प्रोटॉन आ गया, फिर ये थोड़ा सा और खींचा तो न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंसेस। जैसे कि भाई गट्टू है, अब गट्टू क्या कर रहा है? गट्टू पानी पी रहा है, ठीक है। जैसे O2 है, तो इसको हम अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये O2 और H2O वाला क्या फंडा है। अब देखो एक इसमें टर्म है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स भी, इनको भी फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। जैसे कि H2O है, तो H2O को मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। हम बोलोगे भैया ऐसे कैसे नहीं कर सकता? H2O है ना, तो H और O में कर सकता हूं मैं। जैसे H2 है तो HO मैंने मान लो इसको तोड़ दिया तो ये हो गया। हाँ भैया बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, पर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते ना, ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसको हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। तुम इसको कितना गर्म कर लो, कितना ठंडा कर लो, तुम H2O को तो चेंज नहीं कर सकते ना, उसके लिए तुमको केमिकल प्रोसेस करनी पड़ेगी अगर तुमको करनी है तो। बट कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनको हम फर्दर फिजिकल प्रोसेस, अगेन सेम एज सब्सटेंस और सेम कंपाउंड्स भी वही चीज है। तो सब्सटेंस और कंपाउंड्स में अलग क्या है? सब्सटेंस के अंदर एक जनरली एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट। जैसे एलिमेंट अभी हम पढ़ेंगे तो बेसिकली सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे कि मान लो गोल्ड है तो Au, एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यहां पर जैसे कि अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 क्या है? अब O2 दो एटम से बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो तुम बोलोगे भैया इनको तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हाँ, पर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। ऐसे देखो बेसिकली जो H2O है वो एक फिजिकल प्रोसेस से नहीं बना है, वो एक केमिकल प्रोसेस से ही बना है। ऐसा तो होने नहीं कि हवा में हाइड्रोजन चल रहा था और इधर हवा में ऑक्सीजन चल रहा था, दोनों ने देखा ओ क्या हालचाल चल रहा है और आज दोस्ती कर लो, और थोड़ी देर उन्होंने ऐसे ऐसे मिक्स किया और उसको हमने से ठोका पेटी की उसके अंदर और हमको पानी मिल गया, लो पानी बन गया। तो ऐसा तो नहीं हो कि हवा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पकड़ के मैंने पानी बनाया, नहीं, ऐसा तो नहीं हो। कंपाउंड है वो तो ऐसा ही है, ऐसे ही एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। फिर से बता देता हूं, सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर विद फिजिकल प्रोसेसेस। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें मोर देन वन एटम इन्वॉल्व होता है। जैसे कि H2O है तो H2O एक कंपाउंड है, तो मोर देन वन एटम इज इन्वॉल्व, और जिसको जिस कंपाउंड मतलब H2O एक कंपाउंड बन गया तो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। सेम गोज विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। अब O2 इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो O2 के फॉर्म में कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब कंपाउंड कैसे बना? मोर देन वन एटम से बना, है ना, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरा ऑक्सीजन का एटम, मतलब दो ऑक्सीजन के एटम से बना, मतलब मोर देन वन एटम से बना, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। अब दोनों ही चीजें फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं की जा सकती। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट मिक्सचर्स है। तो मिक्सचर की बात करते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी के ऊपर खेलना है हमको। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर विद फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि अब जैसे पानी है, H2O है, तो H2O कैसे? अब H2O तो उसको मैं फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल्दो उसमें दो एटम्स है ना, अगर तुम देखो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है, तो उनको हम तोड़ना चाहें तो ऐसे केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, बट हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। पर ऐसी चीजें जिनको हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं उनको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पानी के अंदर नमक डाला, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्चुअली वो कैसे हो गया? वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, वो हो जाएगा H2O प्लस NaCl, है ना। अब H2O और NaCl जो है ये आपस में दोनों कंपाउंड्स हैं। ये H2O एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड है और NaCl एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड है। मैं H2O को भी अलग नहीं कर सकता फिजिकल प्रोसेस से और NaCl को भी अलग नहीं कर सकता, पर यहां पर मैंने दो कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया, है ना, तो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। तो ये दोनों कंपाउंड्स इंडिपेंडेंटली तो टूट नहीं सकते हैं, पर अगर मैंने इनको साथ में रख दिया H2O प्लस NaCl, तो ये कोई एक नया कंपाउंड थोड़ी बन रहा है, ये तो एक मिक्सचर बना ना, ये तो एक घोल है, ठीक है, ये तो एक मिक्सचर है। तो जैसे कि मैं इसको फिजिकल इजीली अगर मैं इसको इवेपोरेट करूं तो मैं इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकता हूं। जैसे कि अगर पानी और नमक है तो वाटर प्लस NaCl ऐसा होगा। अब दिख तो रहा है हमको। अब जैसे अब तुम सोचोगे कि तो तुम इसको ऐसे छन्नी से छान के अलग नहीं कर सकते, बट इवेपोरेशन भी एक फिजिकल प्रोसेस ही है ना। इवेपोरेशन क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, तो हम उससे अलग कर सकते हैं इसको। तो डेफिनेटली यहां पर क्या समझ में हमको कि भाई अगर एक कंपाउंड को मिक्स कर सकता हूं, एलिमेंट को मिक्स कर सकता हूं, एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर सकता हूं, तो जब भी मैं सिर्फ मिक्स करता हूं, जब वो एक्चुअल कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा होता है उसके अंदर, तब हम उनको फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ऐसी चीजों को हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि दो तीन चीजें क्या क्या होती है, कि मिक्सचर क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या होता है, वो चीजें देख ले। अब जो मैटर की हम बात कर रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई मैटर प्योर है कि इम्प्योर है। तो बेसिकली जब चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वो हम देखेंगे कि मैटर इज प्योर और इम्प्योर। तो बेसिकली मैटर दोनों ही है, मैटर प्योर भी होता है और इम्प्योर भी होता है। प्योर मैटर में क्या क्या आता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट मतलब वही जो सब्सटेंसेस हमने देखे, जैसे कि लेट्स से कॉपर है, तो कॉपर का एलिमेंट है, तो कॉपर इज प्योर अगर कॉपर सिर्फ अकेला है तो। फिर जैसे H2O क्या कंपाउंड है, मोर देन वन एटम से बना, बट इट कैन आल्सो नॉट बी ब्रोकन डाउन विद फर्दर फिजिकल प्रोसेसेस। तो ये क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। तो कुल मिला के
फर्दर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जिसको हम ब्रेकडाउन नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं प्योर मैटर, और इम्प्योर वो होता है जिसको हम कर सकते हैं। अब इम्प्योर के अंदर 3 कैटेगरीज आती है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। अब यहां पर हमारा मेन चैप्टर के क्वेश्चंस स्टोर्ड हैं, सारे के सारे इस सेक्शन में हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तो हमने समझ लिया, सिंपल ही होता है, ठीक है। अब आते हैं इम्प्योर, मिक्सचर के ऊपर, मतलब हम मिक्सचर की ही चर्चा करेंगे। अब जितना भी चैप्टर बचा उसमें हम सिर्फ मिक्सचर की चर्चा करेंगे। तो मिक्सचर क्या क्या होता है? मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। भैया अभी तो आपने बोला कि मिक्सचर ऐसे 3 टाइप के होते हैं। देखो इम्प्योर मतलब वही मिक्सचर ही हो गया, हाँ, इम्प्योर मतलब मिक्सचर ही हो गया। तो मिक्सचर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। और 2 टाइप के, मतलब मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। मिक्सचर जो है मेनली मोटे मोटे तरीके से 2 टाइप का होता है, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस के अंदर आता है ट्रू सॉल्यूशन जो कि हमने यहां पर देखा ये, और हेटेरोजेनियस के अंदर आता है कोलोइड और सस्पेंशन जो हमने देखा यहां पर ये दोनों बचे हुए। तो ये जो है ये होमोजेनियस में आ गया और ये दोनों हेटेरोजेनियस में आ गए। अब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में क्या डिफरेंस हो? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का क्या मतलब है? देखो सिंपल सी चीज है, हमने बहुत सारे दूध के पैकेट पे देखा होमोजेनियस टोन्ड मिल्क, होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा कुछ। तो वो क्या होता है? देखो होमोजेनियस, देखो पहले तो समझ लेते हैं कि क्या लिखा है, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स हमको पता है क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब अरे जिसमें घोल रहा हूं, और सॉल्यूट मतलब जिसको घोल रहा हूं। जैसे पानी के अंदर नमक डाला तो पानी ज्यादा मात्रा में है, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम जनरली सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि मैं पानी के अंदर कुछ घोलने वाला हूं, ठीक है। और क्या घोल रहा हूं? नमक। तो नमक क्या है? कम क्वांटिटी में, और नमक को मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो होता है वो होता है जिसको मैं घोल रहा हूं, और सॉल्वेंट मतलब जिसमें मैं घोल रहा हूं, जिसके अंदर मैं घोल रहा हूं, ठीक है। अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉलिड्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैंने इस बोतल के अंदर नमक, लेट्स से शक्कर मिलाई, ठीक है, मीठा पानी बना दिया मैंने उसको, मैंने 1 चम्मच शक्कर मिलाया और उसको अच्छे से घोल लिया ताकि शक्कर दिखना बंद हो गई। अब अगर मैं इस बोतल के अंदर चाहे यहां से 1 चम्मच पानी निकालूं, यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, तो किसी भी पोर्शन में से 1 चम्मच पानी निकालूं, मुझे वो इक्वली मीठा लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने अगर से नीचे तक चम्मच डुबा के निकाली तो ज्यादा मीठा लग रहा है, और ऊपर से निकाली तो कम मीठा लग रहा है ना। अगर मैंने अच्छे से घोला है, अगर मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन बनाया है, तो मैं कहीं से भी 1 चम्मच निकालूं मुझे इक्वली मीठा लगेगा ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जगह पे, हर एक पोर्शन में, इस पूरे पानी के, इस पूरी बोतल के हर एक पोर्शन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन है वो इक्वल है ना। जैसे कि मान लो मैंने 100 ग्राम पानी के अंदर, लेट्स से 1000 ग्राम पानी के अंदर 100 ग्राम शक्कर मिलाई, है ना, 100 ग्राम शक्कर मिलाई, तो ये कितना हो गया? 100/1000। तो मतलब जो रेशियो है हमारा कितना होना चाहिए? वो होना 1/10। मतलब कि ये 1/10 रेशियो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है। मतलब अगर मैं 1 चम्मच पानी उठाऊंगा तो उसमें भी 1/10 ही रहेगा। मतलब अगर मैं उसको कैलकुलेट करूंगा कि उसमें कितनी शुगर है और उसमें कितना वाटर है, मास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो भी उतना रहेगा, और मैं कहीं और से निकालूं तो भी उतना रहेगा। मतलब कुल मिला के थ्रू आउट द सॉल्यूशन इट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन इट इज यूनिफॉर्म, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। और हेटेरोजेनियस मतलब इट इज अनइक्वल। थोड़ी दोनों सी गलती हो गई, ठीक है, माफ कर दो, यहां पर है अनइक्वल। अनइक्वल मतलब कि जैसे ये फोटो में देख लो तुम, अब फोटो में अगर सैंड और वाटर है तो ऑब्वियसली भाई सैंड और वाटर अच्छे से मिक्स तो हो नहीं रहे, तो वहां पर हमको पता है कि भाई कहीं कहीं जगह पे मिट्टी ज्यादा होगी और कहीं कहीं जगह कम होगी। जैसे यहां पर तुम देखो तो इस पोर्शन के अंदर अगर मैं 1 चम्मच डाल के निकालू तो कम कचरा दिखेगा, और नीचे से निकालू तो ज्यादा कचरा दिखेगा, पर ऐसा होमोजेनियस में नहीं होता। तो होमोजेनियस में क्या आता है? ट्रू सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस के अंदर कोलोइडल और सस्पेंशन। अब ये जो टेबल है ये अथाह इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज तुमको याद करनी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि भैया ये जो चैप्टर में जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म 1 में सिर्फ यही एक चैप्टर आ रहा है पूरी केमिस्ट्री से, ठीक है, सिर्फ यही एक चैप्टर आ रहा है, और इसमें भी ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है। तो जितना बचा है उतना तो कंपलसरीली करना ही करना है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन के बीच में एक डिफरेंस टेबल बना रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हमने अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से इनके डिफरेंशिएशन किए, जैसे कि पार्टिकल साइज, अपीयरेंस, सेपरेशन, फिल्टरेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट और एग्जांपल। ये सारी चीजों के ऊपर हमने अलग अलग डिफरेंसेस बनाए। तो सबसे पहली बात ये मतलब इसका मतलब क्या है? देखो हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन, इन तीनों चीजों को रखा और इनके डिफरेंसेस देख रहे हैं हम कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? जैसे पार्टिकल साइज हो गया, तो बेसिकली सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो इसका जो पार्टिकल साइज है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। जैसे कि हमने पानी के अंदर अगर शक्कर को घोल दिया तो क्या हमको दिखता है कि शक्कर आ गई है? नहीं दिखता ना, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जैसे एक कांच के ग्लास के अंदर, एक कांच का ग्लास लिया मैंने, है ना, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच पानी डाला, 1 चम्मच शक्कर मिलाई, तो जैसे वो पहले दिख
रहा था वैसे ही बाद में भी दिखेगा। तो ऐसा कुछ चेंज तो नहीं होगा ना कि भैया इसमें शक्कर डाली तो ये और मीठा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सॉरी, मीठा तो हो गया बट ऐसे दिखने में तो नहीं लग रहा ना कि शक्कर डाली है। समझ रहे हो बात को? अगर कांच के ग्लास के अंदर मैंने शक्कर घोल दी तो भी वो सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा जैसा बिना शक्कर के दिख रहा था। तो कुल मिला के अब ये शक्कर घोलने वाला ये जो है शक्कर घोली हमने, ये क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है इसके अंदर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हमको दिखता है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या होगा भाई? 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुमको बता देता हूं कि नैनोमीटर को याद कैसे करना है, एक टेक्निक बता देता हूं। अभी इसकी जरूरत नहीं बट सुन लो। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये कैसे याद रखोगे? देखो, नैनो, नैनो मतलब छोटा है ना, छोटा मतलब माइनस में, और n फॉर 9, n फॉर नाइन, तो 10 टू द पावर माइनस मतलब छोटा यानी कि नैनो, और n फॉर नैनो, n फॉर 9 तो 10 टू द पावर -9 मीटर। मतलब कि हो गया 0.00000 बहुत सारे जीरो और आखिरी में 1। तो बहुत छोटा साइज होता है पार्टिकल का, तो लेस देन 1 नैनोमीटर। फिर कोलॉइड का क्या होता है पार्टिकल साइज? इसको हम फिर भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ज्यादा इसको भी नहीं देख सकते, तो होता है 1 to 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में तो हम देख सकते हैं क्लियरली पार्टिकल्स, तो होता है 100 नैनोमीटर से भी बड़ा। तो मतलब जैसे कि 1 नैनोमीटर से छोटा मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, 1 to 100 नैनोमीटर मतलब कोलॉइड, और 100 नैनोमीटर से बड़ा मतलब सस्पेंशन, ठीक है। तो 1 से छोटा, 1 से 100 और 100 से बड़ा, ठीक है, सिंपल। अब अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस इसका क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर, आर पार देख सकते हैं हम। और इसका कोलॉइड का क्या होता है? क्लाउडी, मतलब थोड़ा सा बादल जैसा, मतलब थोड़ा सा धुआंधार टाइप से, ऐसा तो कुछ हल्का हल्का जैसे बादल दिखते हैं इस टाइप से, थोड़े क्लाउडी अपीयरेंस होता है इसका। और सेम गोज विद सस्पेंशन। सेपरेशन मतलब जैसे मान लो एक छलनी लगाई मैंने, तो मैंने छलनी में से अगर मीठे पानी को अगर निकाला तो क्या ऐसा हो जाएगा कि शक्कर ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा? नहीं ना, पानी तो मीठा ही रहेगा, भले मैं छलनी में से निकालू। तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते एज सच, ठीक है। डेफिनेटली हम ऐसे दूसरी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, बट अभी यहां पर सिर्फ एक छलनी वाले सेपरेशन की बात कर रहा हूं। सेपरेशन मेथड तो है बहुत सारे, ठीक है। ऑब्वियसली इवेपोरेट करूंगा तो सेपरेट हो जाएगा, बट ऐसे सेपरेट करना मतलब कि हम उसको क्या डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं ऐसे कि एक किसी भी फिल्टर से या फिर छलनी से पास करके? नहीं कर सकते। सेम गोज विद कोलॉइड। तो क्या हम दूध को कर सकते हैं ऐसे? नहीं कर सकते। ऐसा तो होगा नहीं कि जब मैं दूध डाल रहा हूं छलनी में से तो ऊपर फैट रहेगा और बाकी नीचे सिर्फ पानी पानी आ रहा है दूध का, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर हम इसको कर सकते हैं, सस्पेंशन को हम सेपरेट या सेटल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर सैंड वाटर को रखूं ऐसे घोल के भी तो अपने आप सैंड नीचे आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं उसको मतलब एक छलनी में से भी पास करूं तो सैंड वहीं रह जाएगी और नीचे पानी मिल जाएगा, ठीक है। फिर फिल्टरेबिलिटी मतलब फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये दोनों जो है सॉल्यूशन और कोलॉइड, ये दोनों फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाएंगे और ये नहीं कर पाएगा। अब फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं करने का क्या कंसेप्ट है? देखो, ऑब्वियसली फिल्टर पेपर में कुछ छोटे छोटे छेद हैं, तो अगर हमारे पार्टिकल का साइज उस छेद के साइज से छोटा है तब तो वो निकल जाएगा, है ना। ऑब्वियसली अगर हम मेरा जो पार्टिकल का साइज है, जैसे मान लो सॉल्यूशन है या कोलॉइड है, तो इनके जो पार्टिकल का साइज है अगर वो फिल्टर पेपर में जो होल है उससे छोटा है तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, पर अगर उससे बड़ा है तो नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली सस्पेंशन के जो अंदर होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है, तो ये जो है ये फिल्टर पेपर के छेद से थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो ऑब्वियसली फिल्टर पेपर के वहीं रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा और नीचे सिर्फ पानी पानी निकल जाएगा, मतलब जो नीचे बचा हुआ सॉल्वेंट निकल जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये तुम लोगों को बताऊंगा। लाइट कैन पास थ्रू स्कैटर्स लाइट और लाइट कैन नॉट पास थ्रू, मतलब कि सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास हो सकती है ना। जैसे अगर मैं एक गिलास पानी लूंगा तो ऑब्वियसली मैं अगर उसके आर पार देख सकता हूं, मतलब अगर मैं कहीं देख पा रहा हूं तो वहां लाइट पास हो रही है, जहां पर लाइट ही पास नहीं हो रही वहां मैं देख भी नहीं सकता, है ना, इसलिए तो हम अंधेरे में नहीं देख पाते। तो बेसिकली अगर मैंने कांच के गिलास में पानी लिया या पानी के अंदर शक्कर का घोल लिया तो मैं उसको देख सकता हूं आर पार, मतलब लाइट वहां से पास हो रही है। पर अगर मैं एक लेजर लाइट चलाऊं, मान लो कि यहां पर बीच में समझ लो फॉर इंस्टेंस कि ये कांच का ग्लास है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, शक्कर वाला पानी भरा हुआ है ऊपर तक, है ना, और मैं यहां पर लेजर लाइट चला रहा हूं और लेजर लाइट यहां पास कर रहा हूं, तो ये लेजर लाइट जो है यहां से निकल के यहां पास हो जाएगी, है ना, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आर पार हम भी देख पाएंगे तो लेजर लाइट भी तो जाएगी, सही ना। ऐसा थोड़ी कि लेजर लाइट नहीं जा रही, उससे कोई खास दुश्मनी थोड़ी है, ठीक है। तो हमने यहां पर लेजर लाइट चलाई और यहां से जा रही है तो हमको यहां पर दिख जाएगी कि लेजर लाइट यहां से आ गई, ठीक है। या तो मान लो अगर मैं यहां पर अपना हाथ रखूं या फिर लेट से यहां पर अपना फोन रखूं, कुछ भी रखूं, तो मुझे यहां पर उस लेजर लाइट का जो डॉट है वो देखने को मिल जाएगा, है ना। पर मुझे इस पोर्शन में वो लाइट पास होते हुए नहीं दिखी, है ना। ऑब्वियसली जैसे कि सामने लाइट लगी हुई है जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो लाइट है और मेरे फेस पे दिख रही है, मतलब जहां मैं टकरा रही है लाइट मुझसे, सिर्फ वहां दिख रही है। ऐसा बीम ऑफ लाइट तो नहीं दिख रहा ना कहीं भी, मतलब रास्ता तो नहीं दिख रहा लाइट का। जैसे ऊपर लाइट जल रही है तो ये लाइट डायरेक्टली पूरे रूम को जो रोशन कर रही है, पर इसका बीम तो नहीं दिख रहा ना। मतलब ये जो सामने लाइट लगा रखी मैंने, ये जो सामने रिंग लाइट है, ये मेरे तरफ आ रही है, तो मुझे वो रास्ता तो नहीं दिख रहा ना लाइट का, मतलब उसे लाइट आते हुए तो नहीं दिख रहा ना, लाइट तो बस पहुंच गई मेरे चेहरे पर, टकरा गई, रिफ्लेक्ट हो रही, तो इसलिए तुम लोगों को दिख रही है कि मेरे ऊपर लाइट है कि नहीं। तो सेम यहां पर हुआ कि ये बीम नहीं दिखा यहां से, पर एट द एंड लाइट तो पास हुई।
पर कॉलॉइड के केस में क्या होता है, कॉलॉइड के केस में इट स्कैटर्स लाइट, क्योंकि देखो सॉल्यूशन का जो साइज है बहुत छोटा है तो इसके अंदर से डायरेक्टली लाइट ऐसे पास हो जाती है ना। पर कॉलॉइडल के केस में क्या होता है, कॉलॉइडल के केस में पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो ये क्या करता है, लाइट को थोड़ा सा स्कैटर कर देता है। स्कैटर मतलब कि एक पार्टिकल से टकरा के थोड़ी टकरा के थोड़ी सी ऐसी लाइट स्कैटर कर देता है। अब स्कैटर करने के कारण क्या होता है कि जब लाइट स्कैटर हुई तो हमको उसका बीम दिखने लग जाएगा। तो अगर मान लो इसके अंदर मैं कोई कॉलॉइडल सॉल्यूशन लेता हूं, लेट्स से मेयोनीज ले लिया, एग्जांपल यहां पर दे रखा है, या मिल्क ले लिया, तो मैं अगर उसके थ्रू लाइट पास करूंगा, लेजर लाइट लगाऊंगा अगर, तो मुझे वो पूरा का पूरा लाइन दिखेगी यहां से लाइट पास होते हुए। ठीक है, अभी तुम लोगों को और बताऊंगा इसके बारे में। और सस्पेंशन में लाइट पास ही नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि बिल्कुल काला पानी होता है, गंदा। अगर नाले का पानी उठा के ले आऊं मैं तो नाले के पानी के थ्रू तो बिल्कुल इतना गंदा होता है कि हमको आर पार दिखे ही नहीं, तो जनरली लाइट पास होती ही नहीं। एग्जांपल ये दे रखे हैं यहां पे तीनों, है ना। जैसे कि यहां पर देखो लाइट जो स्कैटर को भी यहां पर लाइट रुकी जाती है, मतलब ऐसे आगे जा ही नहीं पाती अच्छे से। ठीक है, ऑलराइट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट यही वाला जो सबसे लास्ट में देखा ना, वही चीज बताता हूं तुमको। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? कुछ डरना नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। मतलब टिंडल इफेक्ट क्या है? एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हमने बना लिया कि भाई यहां ऐसा कंसेप्ट होता है। क्या है टिंडल इफेक्ट? बहुत सिंपल सी चीज है, एक इफेक्ट हमने कोई चीज ऑब्जर्व की तो उसको इफेक्ट बना दिया। क्या है इसके अंदर? सेम चीज बता रखी है कि टिंडल इफेक्ट इज द लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड और वेरी फाइन सस्पेंशन। मतलब कि सस्पेंशन में भी जो वेरी फाइन सस्पेंशन होता है, जिसमें पार्टिकल का साइज ऑलमोस्ट छोटा होता है, 100 नैनोमीटर के आसपास ही होता है, तो उसमें टिंडल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। टिंडल इफेक्ट जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, द पाथ ऑफ लाइट। तो देखो यहां पर एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी की इमेज है। तो सबसे पहला जो है ए वाला, ये क्या है? एक ट्रू सॉल्यूशन है ना, ये एक ट्रू सॉल्यूशन। और बी वाला जो है ये क्या है? एक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है, मतलब कि एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो हमने यहां पर क्या देखा कि हमने एक टॉर्च से लाइट पास की, तो ये जो ए वाला है इसके यहां से यहां लाइट तो आ गई, मतलब लाइट इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, लाइट इज पासिंग थ्रू इट, पर क्या यहां पर हमको कोई बीम दिख रहा है पास होते हुए? नहीं ना, यहां पर लाइट थी और यहां पर लाइट वापस आ गई, मतलब कोई बीच में ऐसा बीम रहा नहीं। अब तुम बोलोगे भैया हवा में बीम को दिख रहा है, तो एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तुम सिर्फ इस वाले बीम पे और इस वाले बीम पे ध्यान दो, ये इस जगह ध्यान मत दो, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइट आ रही है। ठीक है चलो, तो बेसिकली यहां से लाइट यहां पे आ गई, पास हो गई, पर बीच में हमको रास्ता नहीं दिखा लाइट का। ऑब्वियसली भाई, जैसे अगर मैं यहां पर अगर टॉर्च जला देता हूं, ये टॉर्च जला दी, तो इसका मतलब क्या हो कि क्या मुझे ये बीम दिख रहा है यहां से यहां तक आते हो? नहीं, मुझे बस ये जो लाइट दिख रही है और फाइनल जहां पे टकरा रही है वो दिख रहा है ना। यहां पर क्या ये बीच का रास्ता दिख रहा है मुझे लाइट पास होते हो? नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली, है ना। अब वो थोड़ा थोड़ा से धुंधला धुंधला होकर दिख सकता है, वो अलग बात है, पर उसके अलावा देखो ये समझ में आया। पर अगर मैं बी की बात करूं, बी क्या है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर हमको ये लाइट का ये बीम भी दिख रहा है ना, लाइट का बीम दिख रहा है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो यहां पर हमको पाथ ऑफ लाइट नहीं दिख रहा है, पर यहां पर हमको पाथ ऑफ लाइट दिख रहा है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं कि पाथ ऑफ लाइट दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट स्कैटर होती है। और अभी मैंने बताया कि स्कैटर क्यों होती है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल का साइज है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ऐसे स्कैटर हो जाती है लाइट यहां से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा एक अगेन टर्म है। कंपोनेंट्स मतलब तीन टाइप के हमने मिक्सचर देख लिए, तो तीनों टाइप के मिक्सचर्स में कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, हमको हमेशा से पता है। सॉल्वेंट मतलब जो जनरली ज्यादा मात्रा में होता है, और सॉल्यूट मतलब जो जनरली कम मात्रा में होता है जनरली। ठीक है, तो सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं सॉल्यूट मिला रहा हूं, तो सॉल्वेंट जो है वो क्या हुआ हमारा? वाटर, जैसे वाटर के अंदर मिला रहा हूं, और सॉल्यूट मतलब जैसे कि नमक फॉर एग्जांपल, या शक्कर। ठीक है, फिर कॉलॉइडल सॉल्यूशन के केस में हम किसको बोलते हैं कंपोनेंट्स? हम इसमें बोलते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में वो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, और कम क्वांटिटी में वो डिस्पर्स फेज हो गया, जैसे कि अभी हमने देखा एग्जांपल, है ना। फिर सस्पेंशन को देखा, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल और सस्पेंडेड मीडियम। जैसे कि मान लो मैंने पानी के अंदर रेत डाल दिया, सैंड डाल दी, सैंड इन वाटर, तो वाटर क्या हो गया? इट इज सस्पेंडिंग या सस्पेंडिंग मीडियम, है ना। वाटर इज सस्पेंडिंग मीडियम, क्योंकि मीडियम है, ऑब्वियसली ऐसे याद रखो, मीडियम ज्यादा होता है। और पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल है वो सैंड है, तो सैंड जो है वो कम होगी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब ये देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं क्लियर करके तुमको फिर से समझाता हूं। देखो 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 देखो, अरे 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 अरे, चलो ओके, आई थिंक कि अच्छा ये तो ऑलरेडी पीडीएफ बनी हुई है ना, तो इसके कारण हाँ चलो यहीं से समझ लो, यहीं से समझ लो, बहुत ही बढ़िया बात है, पहले से लिख दिया, टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो अब आते हैं एक टर्म पे जो कि है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब द एक्सटेंट और लिमिट टू विच अ सॉल्यूट कैन बी एडेड टू अ सॉल्वेंट। अब ये दो टाइप की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो मैं मार्क करता रहा हूं सिर्फ उतना देखना, क्योंकि बाकी में थोड़ा चित्र दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द एक्सटेंट टू विच अ सॉल्यूट कैन बी एडेड टू अ सॉल्वेंट। मतलब कि देखो अगर मैंने एक बॉटल या एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली, बहुत बढ़िया, 2 डाली, 3 चम्मच डाली, 4 चम्मच डाली, 5 चम्मच, 10 चम्मच, 20, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ना जब शक्कर हाथ जोड़ लेगी कि भैया अब मैं और नहीं घुल सकती, मुझे माफ कर दो। एक टाइम ऐसा आएगा, है ना। और उसके बाद, उस टाइम के आने के बाद अगर तुम जितनी भी शक्कर डालते हो बिल्कुल नहीं घुलेगी, बिल्कुल वैसे की वैसे वहीं पे रेस्ट हो जाएगी, पर घुलेगी नहीं।
ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं पानी के हिसाब से, तो पानी का बोलेगा कि हाँ तुम शक्कर डालो, मैं घोल रहा हूं, पर एक लिमिट के बाद में पानी ऐसे हाथ जोड़ लगे कि भाई इससे ज्यादा शक्कर को मैं अपने अंदर जगह नहीं दे सकता, तो शक्कर तुम डालते जाओ और वो वहीं कहीं रेस्ट करते रहेगी। जैसे कि तुम सैंड डाल रहे हो, वो डिसॉल्व ही नहीं होगी उसके अंदर। तो उस एक्सटेंट को, जिस एक्सटेंट तक हम शक्कर डाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या दिखता है हमको, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जो बिल्कुल तर चुका है, मतलब बस हो गया उसका, धन्यवाद, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कि अगर मैंने उस एक्सटेंट को टच कर दिया जहां पर, अब मान लो कि मैंने पानी के अंदर कुछ शक्कर मिलाई, मिलाते जा रहा हूं और एक पॉइंट के बाद उसने शक्कर एक्सेप्ट करना बंद कर दी, अब वो डिसॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि हां अब इससे ज्यादा शक्कर इसमें नहीं घोली जा सकती, तो वी हैव रीच्ड द लिमिट, ठीक है। पर अनसैचुरेटेड इसको बोलते हैं कि हाँ मैंने पानी के अंदर 1 चम्मच शक्कर डाली तो अभी भी अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब कि इसके अंदर मैं अभी भी और शक्कर डाल सकता हूं, डालते जा सकता हूं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, टेम्परेचर का क्या रोल होता है इसके अंदर, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं वैसे वैसे मेरी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती आती है, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी की कैपेसिटी और बढ़ती जाएगी शक्कर को घोलने की। इसलिए जब हम चाशनी वगैरह बनाते हैं तो हम गर्म करके बनाते हैं, हालांकि एक अलग कंसेप्ट है, बट इसको ध्यान रखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, मतलब कि जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है, मतलब कि हम और शक्कर ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं ठंडे पानी के अंदर मान लो 2 चम्मच शक्कर डाली और पानी जो सैचुरेट हो गया, तो अगर मैं उस पानी को गर्म करूंगा तो मैं उसमें 1-2 चम्मच और शक्कर डाल सकता हूं, ठीक है, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, है ना। अभी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन अभी हम देखें ट्रू सॉल्यूशन उसकी बात कर रहे हैं, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि कितना ज्यादा एक तरीके से गाढ़ा है हमारा सॉल्यूशन। गाढ़ा मतलब जैसे कि मान लो एक ग्लास, ये ग्लास और ये बॉटल, ठीक है। अब एक गिलास पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली, है ना, और एक बॉटल पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली, तो बताओ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, ऑब्वियसली इसका होगा, है ना, ऑब्वियसली इसका होगा, क्योंकि इसके अंदर कम सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूट है कि नहीं। तो इट इज कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, कि मतलब सॉल्यूट कितना ज्यादा है, ज्यादा अगर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और सॉल्वेंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसे कि अगर मैं 2-2 चम्मच शक्कर दोनों में डालता हूं तो जिसमें ज्यादा पानी यानी कि बॉटल जिसमें ज्यादा सॉल्वेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, है ना, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि इसमें पानी कम है, ठीक है, इसमें पानी कम है। अब मान लो कि अगर मैं मैंने 2 सेम ग्लास लिए और उन दोनों में एक में मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली और एक में 4 चम्मच शक्कर डाली, तो जिसमें 4 चम्मच शक्कर डाली वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये समझो जो कौन से, अब जनरली हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर से वो इसी फंडे से आने वाले हैं, इसके अलावा और कहीं पे से भी नहीं आएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई इसी से न्यूमेरिकल आना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझो, ये तुम्हारे एक नंबर के एमसीक्यूज या जो भी एमसीक्यूज वगैरह आए जितने भी नंबर के हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली 2 टाइप के हमारे पास में होते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जो कि होता है एक m/m और एक m/v, यानी कि मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम। मास बाय मास मतलब समझ में आ गया कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये बात ध्यान रखो, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मैं 100 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम शक्कर डाल रहा हूं तो मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 10 ग्राम शक्कर का मास अपॉन 110 ग्राम लूंगा मैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि शक्कर घोलने के बाद इसका टोटल कितना मास हुआ वो इनटू 100%, ठीक है, इनटू 100%। ऑब्वियसली अगर परसेंट में कैलकुलेट करना है तो इनटू 100% करना ही पड़ेगा। और मास बाय वॉल्यूम में भी मैं सेम करूंगा, मतलब तुम बस इतना ध्यान रखो कि हमको मास ऑफ जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर हमको हमेशा सॉल्यूशन ही लेना है, उसके अंदर हम सॉल्वेंट नहीं लेंगे। जैसे मास बाय वॉल्यूम की बात करता हूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, यही करेंगे हम, ठीक है। इतना क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो ये हमको क्वेश्चन में जनरली दिया होगा। देखो क्वेश्चन में जो यूनिट होगी उससे समझ जाना। अगर क्वेश्चन में तुमको बोला है वाटर या ऐसे किसी सॉल्वेंट की यूनिट ग्राम में है तो समझ जाओ कि भैया हमको मास बाय मास निकालना है। अगर मिलीलीटर या लीटर में है तो समझ जाओ कि मास बाय वॉल्यूम निकालना है। अब तुम बोलोगे कि भैया चलो मास का तो समझ में आया कि मैंने 100 ग्राम पानी के अंदर अगर 10 ग्राम 20 ग्राम शक्कर मिलाई तो टोटल मास तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको पता है मास की नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मास तो बढ़ेगा। वो 20 ग्राम कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि वो 20 ग्राम शक्कर इसके अंदर डाली तो 20 ग्राम गायब होगा, सिर्फ 100 ग्राम ही बचा पानी, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो समझ में आ गया। पर वॉल्यूम का आप क्या बता रहे हो, मतलब वॉल्यूम के अंदर कैसे होगा, तो देखो अगर मैं 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम शक्कर मिक्स करता हूं तो क्या मेरे पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा,
क्या वो 1 लीटर से इंक्रीज होने लगेगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो तुम बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, मास बढ़ रहा है। तो मैं तुमको बताता हूं वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ेगा। वॉल्यूम बेसिकली क्या है? वॉल्यूम इज द टोटल, मतलब इनसाइड उसने एरिया, एक तरीके से एरिया मान लो, एरिया इन 3D, है ना। अब देखो ये जो, जैसे मैंने शक्कर डाली, तो शक्कर एक्चुअली देखो मास तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता, तो मास तो उसका इंक्लूड होगा, पर शक्कर जो ना एक्चुअली जा कहां रही है? शक्कर कहीं नई जगह नहीं बना रही पानी के अंदर। शक्कर जो पानी के अंदर जो स्पेसेस है, जो जगह छूटी हुई है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहीं पे जाके अपनी जगह बना रही है। तो ऑब्वियसली जैसे मान लो कि 6 टाइल्स हैं, है ना, 6 टाइल्स हैं, तो इसमें से एक एक टाइल पे H2O रखा हुआ है ना। तो ये तो अगर मैं शक्कर नहीं डालता तो भी ऐसे एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमको पता है भाई कि लिक्विड के अंदर थोड़ी स्पेसेस होती हैं, है ना, लिक्विड के अंदर थोड़ी स्पेसेस होती है बिटवीन 2 पार्टिकल्स, तो ये चीज तो हमको पता है। तो ये जो शक्कर है ना, ये एक्चुअली कोई नई जगह नहीं बना रही है, ये जो जगह छूटी हुई थी ना, उसी में जाके अपनी जगह बना रही है, उसी में जाके बैठ रही है। जैसे कि मान लो अगर मैं टाइल्स मानूं, तो ये पानी तो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, पर मान लो मैंने इसके अंदर शक्कर खोल दी, तो शक्कर को ऐसे नई टाइल्स नहीं बना रही जाके, शक्कर को ऐसे नई टाइल्स नहीं बना रही जाके, शक्कर जो एग्जिस्टिंग टाइल्स है ना, वहां पर जाके बैठ रही है। ठीक है, ये यहीं पे बैठ रही है। तो एट द एंड कोई वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ नहीं, क्योंकि जितनी जगह घेर रहा था पहले उतनी ही जगह घेरता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन वी मिक्स शुगर इन x ml वाटर, देन इट्स वॉल्यूम विल इट्स वॉल्यूम बिकम मोर देन x ml? नो, इट विल नॉट, इट वोंट। जब तक सैचुरेटेड है तब तक ऐसा नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली अगर अनसैचुरेटेड, जैसे मान लो अगर मैं पानी के अंदर कंकर डाल रहा हूं, पत्थर डाल रहा हूं, तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि ग्लास बढ़ता रहा, पर उसमें भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, ऑल राइट। अब ये जो टेबल है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा कैसा तुम्हारे स्पेशली एमसीक्यू जो है वो तुम्हारे जनरली मैक्सिमम एमसीक्यूज यहीं से भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल तुमसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और स्पेशली तो तब जब सब्जेक्टिव होती थी, अब तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यू बेस्ड में तो पूछेंगे, पूरा अधिकार है उनके पास पूछने का। ठीक है, चलो तो इसको कैसे याद रखना। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉलर्ड्स की बात कर रहे हैं। अभी हमने सॉल्यूशन की थोड़ी बात कर ली, क्या क्या बात की सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन की बात की, अब हम कॉलर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये टेबल तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी की, इसको याद ही कर लेना। इसको याद करने की टेक्निक में बता देता हूं। देखो सबसे पहले इस टेबल के अंदर क्या हो रहा है कि हमने अलग अलग डिस्पर्स, अभी हमने देखा ना कंपोनेंट्स क्या क्या होता है कॉलर्ड्स के, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना। फिर हमने उसका टाइप देखा कि जब ये डिस्पर्स फेज और ये डिस्पर्सिंग मीडियम होता है तो उसका टाइप क्या होता है और इसके अलग अलग एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, तो कॉलर्ड्स ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, गैस ही हो सकता है, नहीं, हर कुछ हो सकता है। ठीक है, तो देखो डिस्पर्स फेज यहां पर दे रखा है, डिस्पर्सिंग मीडियम यहां पर दे रखा है। अब इसको याद कैसे करना है तुम ध्यान से देखो, यहां पर देखो गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड 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 है। अब तुम यहां पर देखोगे कि गैस गैस 2 बार नहीं है, मतलब कि कुल मिलाकर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम कभी भी गैस और गैस नहीं हो सकते, क्योंकि गैस और गैस हुआ तो फिर तो अल्टीमेटली गैस ही हो जाएगी ना वो, क्योंकि देखो गैस इज ऑलरेडी अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां पर गैस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज समझो कि भाई गैस और गैस नहीं है बस, ठीक है, बाकी यहां पर सारे हैं। तो इसको याद करने की टेक्निक क्या है, देखो याद करने की टेक्निक ऐसी है कि गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो ये याद रखो कि सबसे पहले 8 है। वैसे तो गैस सॉलिड लिक्विड है, तो 3 अगर सबके हो रहे तो 9 होना चाहिए था, पर गैस इन गैस नहीं है, तो इसलिए हमने इसका 1 नहीं लिया, तो टोटल 8 है हमारे पास में। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, डिस्पर्स्ड फेज के हिसाब से याद मत रखो, डिस्पर्सिंग मीडियम के हिसाब से याद रखो। तो गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ठीक है, इतना याद है, या फिर इसको नीचे से ऊपर याद कर सकते हो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 और गैस गैस 2 बार आएगा। अब एक बार सॉलिड सॉलिड में, एक बार सॉलिड लिक्विड में, एक बार सॉलिड गैस, एक बार लिक्विड सॉलिड, एक बार लिक्विड 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 गैस, गैस सॉलिड गैस लिक्विड, इस टाइप से याद रखो। ठीक है, तो एक एक करके सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, और यहां पर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, मतलब गैस और गैस 2 बार। ठीक है, अब इनका जो टाइप है ये याद रखना है। ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा, मतलब सॉलिड जब डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है, तो किस टाइप का हमारे पास में कॉलर्ड बनेगा वो हमको यहां पे लिखा है। फिर फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड है, अगर लिक्विड लिक्विड है तो किस टाइप का बनेगा, ये याद रखना है। तो इनको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं। वैसे अगर तुम देखो तो लिक्विड जब गैस में होगा तो उसको एरोसोल बोलेंगे, फिर सॉलिड इन गैस होगा तो एरोसोल बोलेंगे, अगेन गैस इन लिक्विड होगा तो फोम बोलेंगे, फिर इमल्शन, सॉल, फोम, जेल, सॉलिड सॉल, ये सब बोलेंगे। ठीक है, सॉलिड सॉल याद रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो सॉलिड सॉलिड, सॉल सॉल, है ना, सॉल सॉल सॉलिड सॉलिड, तो हमने सॉलिड सॉल बोल दिया। अब इसको कैसे याद रखना है देखो, समझो। अब इसको एक टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक तुम बना सकते हो। मैंने एक जगह टेक्निक पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, वो है सुबोध शर्मा जी फिर से इंग्लैंड फिर अमेरिका आए। ठीक है, तो सॉलिड सॉल, जेल, फोम, सॉल, इमल्शन, फोम, एरोसोल, एरोसोल। ठीक है, सुबोध शर्मा जी फिर से इंग्लैंड फिर अमेरिका आए।
ठीक है, और इसको तुम इस हिसाब से याद रख सकते हो। एग्जांपल्स तुम लोगों को याद रखना है, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन, तो ये जो जेमस्टोन है ये क्या है, सॉलिड इन सॉलिड ही है ना, ऑब्वियसली सॉलिड इन सॉलिड है, जेमस्टोन है तो सॉलिड को सॉलिड मिक्स किया, या मिक्स तो नहीं मतलब उसका मिक्सचर बनाया, तो ये क्या हो गया, कलर्ड जेमस्टोन। मिल्की ग्लास, फिर लिक्विड एंड सॉलिड, तो जैसे जनरली देखो डिस्पर्सिंग मीडियम ज्यादा, इसको याद करने का एक और तरीका है कि ये याद रखो कि डिस्पर्सिंग मीडियम ज्यादा होगा और डिस्पर्स फिर थोड़ा कम होगा। तो जब मैं जेली की बात करता हूं तो जेली को जब हम हाथ में रखते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई सॉलिड बहुत ज्यादा है और लिक्विड इसमें थोड़ा कम है, तो इसलिए हम उसको जेल बोलते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शेविंग क्रीम की बात करूं तो शेविंग क्रीम के अंदर मैं अगर उसको हाथ में डालूं शेविंग क्रीम को ऐसे हल्का सा, तो मुझे क्या दिखेगा कि भाई लिक्विड ज्यादा और इसके अंदर सॉलिड कम है ना। फिर जैसे कि फोम की बात करो या रबर की बात करो, स्पॉन्ज की बात करो, तो स्पॉन्ज के अंदर अगर इसको मत देखो टेबल को, अब खुद सोचो स्पॉन्ज अगर हम हाथ में पकड़ते तो हमको क्या लगता है, क्या भाई इसमें सॉलिड बहुत ज्यादा है और इसमें कहीं ना कहीं गैस ट्रैप्ड है, तो सॉलिड ज्यादा है, ये ज्यादा है और गैस ट्रैप्ड है, तो गैस इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो इसके बाद में आता है हमारा सेपरेशन मेथड्स, बट चूंकि हमारा सेपरेशन मेथड्स डिलीट हो गया है तो इतना ही हमारा चैप्टर है भाई। अगेन तुम लोगों को एक बार बताता हूं सेपरेशन मेथड्स का बेसिक फंडा क्या है। तो बेसिकली हम तीनों जो मिक्सचर, अभी हम जो मिक्सचर्स हैं हम बेसिकली सेपरेट किसको करेंगे जनरली, अब यहां पर मिक्सचर्स को ऑब्वियसली, और यहां पर भी हम सॉलिड जो सॉल्ट कॉलॉइड और सॉल्यूशन है तीनों, इनको हम अलग अलग तरीके से सॉरी सस्पेंशन है, इनको हम अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते थे। सेपरेशन कैसे करते हैं हम, सेपरेशन इज डन ऑन द टेकिंग, मतलब हम किस हिसाब से सेपरेट करते हैं, टेकिंग की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे कि साइज, तो जैसे मान लो पार्टिकल का साइज में अगर बहुत डिफरेंस है तो हम छोटा, जैसे मान लो कि एक छन्नी है, जैसे सस्पेंशन का एग्जांपल लो, सस्पेंशन में क्या हो, पानी और सैंड है ना। अब हमको पता है कि भाई सैंड का जो पार्टिकल साइज है ज्यादा और फिल्टर पे पार्टिकल साइज कम है, तो हम उसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। फिर ऐसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये सारी चीजों के देखो इतने सारे सेपरेशन मेथड होते हैं, बट हमारे पास में हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा चैप्टर जो है इतना ही बचा है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगेन तुम लोगों को फिर भी बता देता हूं, अगर तुमको पॉज करके देखना हो तो ये स्लाइड्स में से देख सकते हो, तुमको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 तक ये सारी चीजें आएंगी। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मेक श्योर अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो मेक श्योर इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में अगर तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मुझे या फिर पढ़ले.इन को, तो दोनों को फॉलो कर लो जाके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पढ़ले 9th एंड 10th का बहुत मजा आएगा वहां पर। सब्सक्राइब कर लेना, हमको बहुत जल्दी 35,000 सब्सक्राइबर्स, फिर 40 और फिर 50,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।